जो आप पढ़ेंगे क्या क्या चीजें ओरिजिन कहाँ से है, प्रियम्बल कहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले देखिए ओरिजिन ऑफ प्रियम्बल कॉन्सेप्ट कि हमको ये कहाँ से मालूम पड़ा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रियम्बल भी होनी चाहिए। सबसे पहले आप देखते हैं दुनिया में तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको प्रियम्बल मिलती है। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू इनकॉर्पोरेट अ प्रियम्बल। कभी भी निकल के आता है दुनिया में सबसे पहले अगर कहीं पे प्रियम्बल ऐड की गई किसी डेमोक्रेटिक तो वो अमेरिका है। Many nations including India adopted this approach। फिर उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल को ऐड किया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्रियम्बल को जो ऐड किया जा रहा है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। जैसे आप अफ्रीका का देखोगे तो वहाँ पे मिलेगा साउथ अफ्रीका के अंदर ना, फिर बाद में और भी बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री थे उन सभी जगहों पर ई कॉन्स्टिट्यूशन को ऐड किया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को ऐड किया गया। देन डेफिनेशन ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है बेसिकली? A preamble serves as an introduction of or preface to a constitution। जैसे हम कोई बुक देखते हैं और बुक में एक इंट्रोडक्शन होता है, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन जो है वो प्रियम्बल है। दैट नेक्स्ट है इट एनकैप्सुलेट द एसेंस और कोर प्रिंसिपल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। जैसे हम एक बुक देखते हैं, मान लो आपने एनसीईआरटी की बुक देखी तो उसमें आगे स्टार्टिंग में लिखा रहता है कि ये बुक किसके ऊपर डील है और किस चीजों का पड़ेगी। इसका मतलब ये निकल के आता है कि जो प्रियम्बल उस बुक का एसेंस बताता है, मीनिंग बताता है आपको, और कोर प्रिंसिपल है किस चीज पे काम करने वाला है, बुक का पूरा कुछ गाइडेंस आपको इसमें मिल जाएगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रियम्बल किस तरीके का है, वो सब कुछ ठीक है। देन इस प्रियम्बल के बारे में डिस्क्रिप्शन किन लोगों ने दिया? कोई एक है एन ए पालखी वाला, द रेनाउंड जूरिस्ट, जूरिस्ट जो नॉलेज रखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, फिर लॉ के बारे में, जज है ना, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट रेफर टू द प्रियम्बल एज अ आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड क्या है? प्रियम्बल। और ये बात किसने बोली थी? एन ए पालखी वाला। दोबारा सुन लीजिए, इसी को कैसे याद रखते हैं? प्रियम्बल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है एन ए पालखी वाला। क्या नाम होता है इसका? एन ए पालखी वाला। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रियम्बल जो है, तो कई बार ये आता है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। हम इसके आगे थोड़ा और भी बढ़ेंगे कि किस तरीके से चलता है, उसमें देखेंगे। तो the preamble of India's constitution is rooted in the objectives resolution। अगर आपको ध्यान हो 1939 1930 के टाइम वो बोला गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का रिजोल्यूशन हम तरीके से क्या क्या ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फंडामेंटल राइट कैसे, कंट्री कैसे बनेगी, तो पहले इन्होंने डिसाइड किया था ना, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करती है, which was drafted and introduced by पंडित जवाहरलाल नेहरू। जो उस टाइम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ड्राफ्ट किया था, उसी का कुछ कुछ यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आपको प्रियम्बल में देखने को मिलेगा। दिस रेजोल्यूशन वाज लेटर अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है ना, मेंबर कितने कितने थे, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था, किस तरीके से उन्होंने फिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वो सारी चीजें। अगली चीज है कि क्या अभी तक प्रियम्बल में अमेंडमेंट हुए हैं, चेंज हुआ है? तो हुआ है ना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में इसमें कुछ चीजें ऐड की गई हैं। क्या चीजें ऐड की गई? कुछ वर्ड्स ऐड किए गए हैं। वो वर्ड्स हैं सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। आप ऐसे याद कर सकते हो एस एस आई, है ना, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी, ये टर्म्स को यूज ऐड किया गया है। तो ये कुछ न्यू हमारे इंडियन प्रियम्बल में जुड़े। अब ये प्रियम्बल यहाँ पे लिखी हुई है,
तो आपने बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में देखो, पॉलिटी की बुक में पढ़ा ही होगा कि प्रियम्बल क्या है, कह सकते हैं। तो उसका ये टेक्स्ट है वो लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट और प्रियम्बल, पहले हमें प्रियम्बल के टेक्स्ट को पढ़ लेते हैं, फिर इनमें जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनका मीनिंग क्या क्या है ना वो देखते हैं। तो किस तरीके से प्रियम्बल में क्या लिखी हुई है उसे एक बार रीड आउट करना है, देखिएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होती है इनकी ये प्रियम्बल जो आप पढ़ोगे, इसमें वी द पीपल, यहाँ ये टर्म ध्यान रखना। अब कई लोगों को याद हो जाती है, अगर आप पीसीएस एग्जाम देना चाहते हो तो आपको याद होनी चाहिए। यूपीएससी के इतना मैटर नहीं करता कि आपको याद नहीं है, बट आपको उसका मीनिंग आना चाहिए कि किस तरीके से प्रियम्बल में है। जिसको प्रॉपर टेक्स्ट है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हम इंडिया के लोग। तो पहले तो प्रियम्बल बता दिया कि हम लोग क्या है, इंडिया के लोग हैं। With solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, justice, and to secure to all citizens its citizens, ये पूरी लैंग्वेज है इसकी। अब इसमें जो कैपिटल्स में लिखे हुए हैं ना, ये हमारे काम के वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग हमको ढंग से आना चाहिए। जितने भी लेटर्स इसमें कैपिटल में लिखे हुए हैं, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunities and promote among them all। यानी कुछ चीजें हैं, अब बताएंगे हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। Fraternity, social and dignity of the individual, dignity and integrity of the nation in our constituent assembly in 26th day of November, यानी ये डेट भी लिखी हुई है कि हमने कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बना लिया था, और फिर बाद में यूनिवर्सली कब एक्सेप्ट किया जाएगा वो अलग डेट है, बट पूरी तरीके से बन गया था 26 नवंबर 1949 में। हियर बाई अडॉप्ट इनेक्ट एंड गिव टू आवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हो गया पूरा इसकी टर्म, कहाँ से कहाँ तक का है वो आप देखें ना। यहाँ पे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था वी, है ना, वी यहाँ पे, यहाँ से लेकर ये इसका लैंग्वेज है। दो चार बार देखकर अगर आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको याद होनी चाहिए, 5-6 बार लिखना पड़ेगा, फिर आपको ऐसे बीच में एक बार देखनी पड़ेगी, तो लाइन बाई लाइन आपको याद हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं उन पार्ट्स की या फिर उन मीनिंग्स की जो इस प्रियम्बल से हमको समझना होता है, जानना होता है, जो आपको याद होनी चाहिए। क्या क्या है? द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स क्या बताती है? पहला, डिक्लेरेशन बाय द पीपल। क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये हम लोग कहाँ के लोग हैं? इंडिया के लोग हैं, यानी हमारे देश का नाम इससे मालूम पड़ जाता है। देन एक्सप्रेस अ सोlemn resolution to establish India as a, और फिर ये बताती है हमको कि इंडिया एक कैसा कंट्री है। इंडिया एक सोवरेन कंट्री है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। हालांकि इनके मीनिंग भी हम समझेंगे कि सोवरेन का मीनिंग क्या होता है, सोशलिस्ट का मीनिंग क्या होता है, सेकुलर का मीनिंग क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या है, रिपब्लिक। अभी एक बार हम उसको थोड़ा सा पहले तो क्लासीफाई कर लेते हैं जो ऊपर हमने पढ़ा, फिर उनकी मीनिंग्स पर आएंगे। फिर इसमें हमें मालूम पड़ता है हमारे प्रियम्बल के अंदर कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रियम्बल हमें बताती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू सिक्योर ऑल सिटीजन, यानी सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस को सिक्योर करना, लिबर्टी को सिक्योर करना, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। अब जस्टिस किस टाइप की जस्टिस, ठीक है? जस्टिस इन टर्म्स ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एक सोसाइटी के अंदर लोगों को जस्टिस मिलेगी, लोग रह रहे हैं। मनी रिलेटेड एक्टिविटीज यानी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वलिटी एंड जस्टिस, इक्वलिटी भी है और जस्टिस भी है। देन पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगी आपको। लिबर्टी, फ्रीडम किस तरह की होगी? लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको कोई भी तरह का पूजा पाठ करने की फ्रीडम होगी। देन इक्वलिटी किस चीज की होगी? स्टेटस की और अवसरों की, अपॉर्चुनिटीज, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज। देन आते हैं फ्रेटर्निटी पर। फ्रेटर्निटी का मीनिंग होता है भाईचारा। तो अश्योरिंग डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी देश को हमें यूनाइट रखना है, इंटीग्रिटी डेवलप करके अपनी कंट्री की। ये सभी लोग, ये हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव है। तो ये 4 टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी।
फिर जो लास्ट में हमने देखा वो दिया हुआ था कि हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था। हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा भी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होती है। तो 26 नवंबर 1949 ये वो डेट है जिस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, और फिर फर्दर इसमें कुछ इनेक्टमेंट हुए होंगे। अगली चीज जो है वो है कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। कंपोनेंट्स ऑफ प्रियम्बल्स का बेसिकली मतलब जो हमने प्रियम्बल देखी थी उसमें कौन सी चीजें हमें मालूम पड़ रही है प्रियम्बल से, या फिर कौन से वो पार्ट हैं जो प्रियम्बल में बता रही है। तो उसमें देखिएगा, पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी। हमारे प्रियम्बल का सोर्स क्या है, यानी जो अथॉरिटी यानी जो उत्तराधिकार या फिर आप एक तरीके से परमिशन जो हमको मिल रही है वो किस तरीके से मिल रही है। तो द preamble identifies the people of India as the ultimate source of the constitution authority। क्योंकि देखो, देश बनाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, बिना लोगों के देश बन नहीं सकता। और अगर हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किन लोगों के लिए, कंट्री के लोगों के लिए है। यानी कहने वाली बात ये है कि जो अथॉरिटी है यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है वो लोगों के लिए है और लोगों से है, तो अल्टीमेट पावर किसके पास आ गई, लोगों के पास आ गई। द नेक्स्ट है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट। ये भी हमें प्रेमबल से मालूम पड़ता है कि हमारी कंट्री किस टाइप की है, डेमोक्रेटिक है, पब्लिक है, ठीक है, या फिर मोनार्की सिस्टम में चल रहा है, किस तरह की कंट्री है। तो वो भी हमें यहाँ से मिल रहा है। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, हमारी कंट्री जो है इंडिया, उसका नेचर कैसा है। तो इट डिस्क्राइब इंडिया एज अ सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन कंट्री। तो यहाँ पे वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि कंट्री है किस टाइप की। ये टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इनके मीनिंग अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, इनका मीनिंग क्या क्या है। फिर प्रियम्बल बताती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का गोल क्या है। द प्रियम्बल हाईलाइट द की ऑब्जेक्टिव्स, प्रियम्बल हाईलाइट द की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के की ऑब्जेक्टिव्स को भी बताती है, और वो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। पहला है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये चार हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए हमारे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के। देन ये डेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये डेट है जिसे हमारे कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन बना था। अब हमने टर्म्स देख लिए, वन बाय वन हर एक टर्म का मीनिंग समझते हैं। तो जो की वर्ड्स, जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज किए गए प्रियम्बल के अंदर, वो क्या क्या है वो देखते हैं। तो पहला जो वर्ड है वो है सोवरेन। मीनिंग क्या होता है सोवरेन का, वो देखिएगा। इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, नॉट सबऑर्डिनेट और टू डिपेंडेंट ऑन एनी अदर नेशन। तो सोवरेन का एक मीनिंग तो ये हो गया कि हम इंडिपेंडेंट हैं, ना तो हम किसी पे डिपेंड हैं और ना ही हम किसी के सबऑर्डिनेट हैं। ये ध्यान रखिएगा। सोवरेन का मीनिंग क्या हो गया, पहली बात इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट को भी उन्होंने समझाया है आगे कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम किसी दूसरी कंट्री पर किसी तरीके से निर्भर नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है। और दूसरी बात, हम किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है। सबऑर्डिनेट का मीनिंग होता है, सपोज कर लीजिए ए और बी दो पर्सन है। मान लीजिए कि ए की रैंक बी से ज्यादा है, मतलब ये ए की रैंक 1 है और बी की रैंक है 2। तो हम यहाँ समझ सकते हैं रैंक इन द सेंस अथॉरिटी में, मतलब जिसकी रैंक ज्यादा, मतलब जिसका नंबर ज्यादा उसकी रैंक ज्यादा, उस हिसाब से। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि ए जो है उसकी रैंक 3 है, इसका मतलब ये बी से बेटर है। तो जब बी कोई डिसीजन लेगा तो उसको ए से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ऐसे बोलते हैं सबऑर्डिनेट। तो बी कौन हो गया, इसके लिए सबऑर्डिनेट हो गया। तो ऐसा नहीं है, यानी हम किसी के भी सबऑर्डिनेट नहीं है। हमारी कंट्री को कोई दूसरी कंट्री डायरेक्ट नहीं कर सकती है, यानी डायरेक्शन नहीं दे सकती कि आपको ये करना है। इसका मीनिंग क्या हम हो गए सोवरेन। दूसरी बात, it has full authority to manage its internal and external affairs। इट मतलब हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो अपने आंतरिक और बाहरी मामले, इंटरनल एंड एक्सटर्नल अफेयर्स का मीनिंग होता है अगर कंट्री के अंदर कोई एक्टिविटी हो रही है उसको हैंडल करना,
या फिर हमारी कंट्री की दूसरी कंट्रीज के साथ कोई मीटिंग है, डिसीजन लेने की बात है, तो उसके लिए इंडिपेंडेंट है, खुद सोच सकते हैं। तो ये दो मीनिंग हो गए। तीसरा, अब देखो इसमें एक चीज आई थी, जैसे हमने प्रीवियस क्लास पढ़ा था कि हमारी कंट्री ने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है। So despite India's Commonwealth membership and acknowledgement of the British Crown as its ceremonial head in 1949, this arrangement does not diminish its sovereignty. इसका मीनिंग ये बताना चाह रहे हैं कि भले ही हमने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई हो और हमने ब्रिटिश क्राउन को उस कॉमनवेल्थ का हेड माना हो, सेरेमोनियल नहीं, सिर्फ नाम मात्र के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने आप को डिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है या फिर कॉमनवेल्थ हमको डायरेक्शन दे सकता है। ये लाइन ध्यान रखना। जैसे सपोज कर लो कि हमने अगर मान लो अमेजोन की मेंबरशिप ले ली, सपोज हमने, है ना, जैसे आप और हम आजकल मूवी वगैरह देखते हैं या फिर कुछ सामान वगैरह मंगवाते हैं, तो हम लोगों ने अगर अमेजोन की मेंबरशिप ली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे डिसीजन अब अमेजोन डिसाइड कर रहा है, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट ऐसे ही। तो वैसे ही इन्होंने कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप ली हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि इनके डिसीजन जो है, मतलब इंडिया के डिसीजन जो है वो ब्रिटिश क्राउन डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगली चीज देखिए, और सोवरेन का मीनिंग क्या है। इंडिया यूनाइटेड नेशन मेंबरशिप, हम यूनाइटेड नेशन के मेंबर है। सिमिलरली डज नॉट इम्पोज लिमिटेशन ऑन इट्स इंडिपेंडेंस, तो वो भी हमारी इंडिपेंडेंसी के ऊपर कोई लिमिटेशन इम्पोज नहीं करता है। तो ये वो चीजें हैं जो बताती हैं कि अगर हम किसी के मेंबर हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमको डायरेक्शन दे रहा होगा। As a sovereign state, India can acquire foreign territories or cede its land to other nations। इसका मतलब ये हुआ कि हम इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, हम किसी दूसरी कंट्री की टेरिटरीज को अक्वायर भी कर सकते हैं, चाहे तो उनको इंडिया में मर्ज भी कर सकते हैं, और अगर जरूरत पड़े और किसी को रिक्वायरमेंट है तो हाँ अपनी कंट्री को कोई पार्ट को दे भी सकते हैं ना। दोनों ही डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है तो, और ऐसा होगा भी, हम पढ़ेंगे कि अभी आगे चलते हुए, मतलब आगे जब टॉपिक बढ़ेगा कि हम ऐसा कर सकते हैं, अक्वायर भी कर सकते हैं और अपना पार्ट कंट्री का किसी को दे भी सकते हैं। ये तो हो गई फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म मतलब सोवरेन का मीनिंग, ये सभी मिलजुल के पूरा का पूरा बनाते हैं सोवरेन। अब आते हैं सोशलिस्ट का मीनिंग क्या है। तो सोशलिस्ट का मीनिंग पढ़ने से पहले हमें ये समझना है कि सोशलिस्ट वर्ड जो इंडिया का ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बना था, उसमें ये टर्म नहीं थी, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि बताइए 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से कौन सा वर्ड जोड़ा गया। तो एक तो हो गया सोशलिस्ट, है ना, बाकी और भी है, तो एक तो ये ध्यान रखना है। The term socialist was officially added to the preamble to the 42nd Constitution Amendment in 1976, though the Constitution already reflected socialist principles in the directive principle of state policy। अब ये क्या बोल दिया इसमें, देखो ये बोला जा रहा है कि हमने भले ही प्रियम्बल में सोशलिस्ट टर्म को बाद में ऐड किया हो, लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि पहले हम लोग सोशलिस्ट नहीं थे। अगर हम पहले भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखें, पढ़े पूरा, तो हमें ये मालूम चलेगा कि उसमें पहले से ही सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स थे। और ये कहाँ लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था डीपीएसपी के अंदर, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें ऑलरेडी जो फीचर्स हैं वो ये बताते हैं कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है, ठीक है। The Congress Party committed to creating a socialist pattern of society during its of the session in 1955 and took step in that direction। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत से ही 1955 से ही इंडिया के अंदर, या फिर शुरुआत से अगर आप देखोगे, जब जब भी कांग्रेस की मीटिंग्स हुई है तो उसने हमेशा ही इंडिया के नेचर को सोशलिस्ट ही बताया है। अब बस वही है कि कंफ्यूजन कुछ ना हो तो बाद में इस चीज को लगा कि हम ऐड भी कर देते हैं, तो उसके बाद इस चीज को ऐड भी कर दिया गया जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना मिले किसी के मन में। देन नेक्स्ट है, इंडिया प्रैक्टिसेस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म which emphasizes a mixed economy where both public and private sector coexist, unlike communist socialism that advocates for complete state control over resources and the abolition of private property। अब ये क्या चीज है वो समझिए। सोशलिज्म जब हमने बताया तो सोशलिज्म का मीनिंग ये नहीं है कि हम पूरे एक तरीके से एक ही जगह बायस है, नहीं। हमने सोशलिज्म का वो पहलू अपनाया है
जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी को टेक केयर किया जाता है। कई बार सोशलिस्ट ऐसा भी होता है कि जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सब कुछ यानी सारी चीजें स्टेट कंट्रोल करेगा। लेकिन हमारी कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री में जो सोशलिज्म का जो फैक्टर ने यूज किया है वो है जहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर होते हैं। जैसे आप देखो कुछ चीजें हमारी कंट्री में गवर्नमेंट के अंडर में है और कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर के अंडर में है। जबकि अगर हम पूरा का पूरा सोशलिस्ट सिस्टम की बात करते हैं जहाँ पे 100% सोशलिज्म यूज करने की कोशिश की जा रही होती है, वहां पर आप देखोगे कि मेजोरिटी सेगमेंट जो होगा वो गवर्नमेंट के अंडर में होगा। तो हमने वैसा वाला नहीं अपनाया है। हमारे यहाँ पे दोनों चीजें हैं, रेल पे आप देखोगे गवर्नमेंट का है, बाकी प्राइवेट बसेस भी चलती है। ठीक है, आर्मी और डिफेंस गवर्नमेंट का है, बाकी टूल्स मशीन दूसरे ग्रुप का। यानी कहने की बात यह है कि इंडिया वो कंट्री है जहाँ पे आपको दोनों तरह का सिस्टम मिल जाएगा। देन नेक्स्ट देखिए, democratic socialism in India aims to eliminate poverty, inequality, ignorance, and diseases, combining ideas from Marxism and Gandhism with a stronger emphasis on Gandhian principle। अब इसका मतलब क्या आता है कि हमने जो सोशलिज्म फॉलो किया, जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेगमेंट है, वो ऐसा क्यों किया हमने? हमारा ये करने का पर्पस ये था कि हमारी कंट्री से हमको पॉवर्टी को एलिमिनेट करना था, इनइक्वालिटी को एलिमिनेट करना था, और जो उपेक्षा दूसरे की जाती है उन सभी चीजों को दूर करना था, बीमारियां उनसे फाइट करनी थी। तो हमें लगा कि अगर हमें फाइट करना है तो हमको एक मिक्स्ड फॉर्मेट अपनाना पड़ेगा। और मिक्स फॉर्मेट मतलब हमने मार्क्स के आइडिया को भी अपनाया। मार्क्स बोलते हैं प्रॉपर्टी सोशलिज्म के बारे में, और गांधी जी का सोशलिज्म भी फॉलो किया, जहाँ पे गांधी जी बोलते हैं कि पब्लिक का भला होना चाहिए एंड पर्सन जो बिल्कुल अ, हाथी पर या फिर व्यक्ति को भी फायदा हो, उन दोनों चीजों को साथ में लेके चल रहे हैं, पहली बात। और दूसरा, हमारा ज्यादा फोकस है गांधीयन प्रिंसिपल पर, यानी मार्क्स और गांधी जी की आइडियोलॉजी तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन उस आइडियोलॉजी में भी हम लोग महात्मा गांधी जी के प्रिंसिपल्स को ज्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, देन in 1991 economic reforms including liberalization, privatization and globalization, जिसे अपन LPG रिफॉर्म बोलते हैं, एल पी और जी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन, जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, आज हमारी कंट्री में ये फॉलो होता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। हैव समवॉट मॉडर्न इंडिया सोशलिस्ट ओरिएंटेशन। यानी कहने वाली बात ये हुई कि 1991 के बाद हमारा फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है। यानी 1991 तक हम पूरी तरीके से मार्क्सिज्म एंड गांधीयन थॉट पे चल रहे थे, लेकिन 1991 के बाद हमने अपनी कंट्री में एलपीजी रिफॉर्म यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स की बातें करना स्टार्ट की थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। तो कुल मिला के सोशलिस्ट का मीनिंग क्या हो गया? ऐसी गवर्नमेंट का मतलब पैटर्न जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सिस्टम एक साथ काम करता है, और साथ ही साथ मार्क्स के आइडिया, गांधी जी का आइडिया दोनों को किया जा रहा है, और जहाँ पे हम गांधी जी के व्यू ज्यादा फॉलो करते हैं एज कम्पेयर टू मार्क्स। कार्ल मार्क्स के आइडिया कंपेरिजन में हम लोग गांधी फिलोसफी को ज्यादा कर रहे हैं। अगला देखिए, नेक्स्ट है सेकुलर। सेकुलर का मीनिंग क्या होता है? The term secular was introduced in the preamble through 42nd Constitutional Amendment 1976। तो सेम लाइन आपको ध्यान रखिए, हमने ऊपर पढ़ भी लिया था कि कुछ टर्म्स यूज किए गए थे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जोड़ा गया था। यानी 42वें संविधान संशोधन, हालांकि उसको अलग से पढ़ेंगे कि संविधान कैसे होता है, कैसे जोड़े जाते हैं, है ना, किस तरीके से चीजें होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे के टॉपिक्स में। तो अब देखिए, सेकुलर होने का मीनिंग क्या है कि कंट्री का कोई अपना रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन को equal माना जाएगा, उसे हम सेकुलर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इवन बिफोर दिस एडिशन, अब ऐसा नहीं कि इसको जब लिखा नहीं गया था तो उससे पहले हम लोग कुछ इसके अगेंस्ट चल रहे थे, तब भी हम लोग ऐसे ही थे जैसे अभी है, लेकिन इन टर्म्स के थ्रू स्पेसिफिक किया गया कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, इसीलिए वो सब जोड़े जाते हैं। तो देखिए, इवन बिफोर दिस एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन अपहेल्ड सेकुलर प्रिंसिपल्स। इससे पहले अगर हम बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेकुलर प्रिंसिपल्स तब भी थे,
की मूल भावना की बात करें, नियम कायदों की बात करें, तो वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि सेकुलर सिस्टम पहले भी था। एंड एविडेंस बाय आर्टिकल 25 टू 28, अगर आप आर्टिकल 25 28 को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कंट्री का नेचर जो है वो पहले भी सेकुलर ही था, विच गारंटी द फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अगर आप फंडामेंटल राइट की बात देखें तो फंडामेंटल राइट्स में पहले ही बोला हुआ है कि इसमें रिलीजन का फ्रीडम है। रिलीजन का फ्रीडम मतलब आप जो भी रिलीजन चाहें वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो देखिए इसमें द इंडियन सेकुलरिज्म embodies the positive notion that all religions are treated equally, with the state maintaining neutrality and providing equal support to all faiths. इंडिया की अगर हम सेकुलर की बात कर रहे हैं तो इंडिया का सेकुलरिज्म वैसा ही है जहां पे हम हर एक रिलीजन को इक्वल मानेंगे, इक्वल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, और किसी भी रिलीजन को ना तो प्रमोट किया जाएगा और ना ही डिमोट किया जाएगा। डिमोट यानी सर इसको नेगेटिव उसको क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। तो ये इंडिया का सेकुलरिज्म सिस्टम हो गया। अगली चीज है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मीनिंग क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इन द प्रियम्बल इज रूटेड इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलर sovereignty, meaning the ultimate power reside with the people। यानी कंट्री के अंदर अल्टीमेट पावर जो होगी वो लोगों के पास होगी, और इसी को हम बोलते हैं सिस्टम है डेमोक्रेटिक, जहाँ पर जनता से पूछा जाए, है ना, वो सिस्टम कहलाता है डेमोक्रेटिक। तो ये सिस्टम हमारा कहता है डेमोक्रेटिक टाइप का है। डेमोक्रेसी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप। अब डेमोक्रेसी अपने आप में दो टाइप की हो सकती है। वो कैसी कैसी है? एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होता है कि जहां पे हर एक इंसान डायरेक्टली रोल प्ले करता है डिसीजंस लेने में, लेकिन बस बात यह है कि डायरेक्टली डिसीजन लेने में तभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंट्री की पॉपुलेशन कम हो। लेकिन भारत जैसे देश जहाँ पॉपुलेशन है वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो बोला गया है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पीपल एक्सरसाइज पावर डायरेक्टली थ्रू मैकेनिज्म लाइक रेफरेंडम, इनिशिएटिव, कॉल, प्लेबिसाइट। इन सभी मतलब ये है रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल, प्लेबिसाइट मतलब ये हुआ कि पब्लिक से पूछा जाएगा हर चीज के लिए। मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर बनाना है किसी को, तो पब्लिक से पूछ के प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। पूछने का मतलब यस या नो कि इनको प्राइम मिनिस्टर बना दे, किस बना दे, और ढंग से काम नहीं किया तो हटा भी सकते हैं, रिकॉल या वापस बुला लेने की पावर। अभी भी देखो ध्यान रखना, अभी भी हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं, तो आपको लगेगा कि इस इलेक्शन में और हमारे वाले इलेक्शन में अंतर क्या है। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम लोग क्या है ना, कभी भी पीएम को चूज नहीं करते, हम लोग एक पार्टी को चूज करते हैं, उस पार्टी को मेजोरिटी वोट मिलते हैं, और उस पार्टी के लीडर्स यानी उस पार्टी के एमएलए या एमपी ही डिसाइड करते हैं कि उनका पीएम कौन होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ना, हमने कभी भी पीएम के लिए वोट थोड़ा डालते हैं, हम लोग डालते हैं पार्टी को वोट। और जब हम किसी पर्सन को डायरेक्टली वोट करने लग जाए तो समझ जाओ कि क्या है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। लेकिन हमारे कंट्री में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव अपने में से किसी एक इंसान को पीएम चूज करते हैं। इसीलिए हमारे कंट्री में बोला था कि विधायक दल की होगी, फिर उसमें सभी लोग डिसाइड करेंगे, उसी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो सेकंड पॉइंट वही है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एक्सरसाइज पावर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। यानी जो लोग भी इलेक्टेड हुए हैं वो लोगों के बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, विच कैन टेक द फॉर्म ऑफ पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम। और ये दोनों ही तरह के सिस्टम में हो सकता है, पार्लियामेंट्री वाले में भी और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में भी। देन नेक्स्ट है, इंडिया अडॉप्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। हमारी कंट्री में क्या है, रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं हम लोग, फिर हमारी पार्लियामेंट की है। तो हमारी कंट्री में जो सिस्टम है वो है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वाला सिस्टम। हम लोग वोट देके एमएलए या एमपी को चूज करेंगे, एमएलए या एमपी, ठीक है ना। और एमएलए मिलकर सीएम डिसाइड करते हैं, एमपी मिलकर पीएम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो
तो ये दो बातें होगी। तो फीचर्स, तो देखिए, द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव मतलब जो रूल्स को फॉलो करवाने का काम करते हैं वो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। किससे अकाउंटेबल है, कौन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कौन किससे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो वो है लेजिस्लेचर। फीचर्स क्या क्या है, तो हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर फीचर्स लाइक यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज मिला हुआ है, यानी हर एक पर्सन जिसकी एज 18 ईयर्स है उसको वोटिंग का राइट है। हमारी कंट्री में रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। रूल ऑफ लॉ है, यानी कंट्री में लॉ के अकॉर्डिंग सबको चलना है। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, जुडिशियरी सबसे ऊपर है, वो इंडिपेंडेंट भी है। जुडिशियरी किसी से मतलब किसी के लिए रेस्पॉन्सिबल भी नहीं किया था, किसी से कुछ पूछ सकता है। एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ रिफ्लेक्ट इट्स डेमोक्रेटिक कैरेक्टर, और सबके लिए एक जैसे कानून है। इक्वलिटी बिफोर द लॉ का मतलब होता है सभी के लिए एक जैसे कानून। ये सारी चीजें मिलकर बनाती है हम लोगों को एक ऐसी कंट्री जो अपने आप में कैसी है, डेमोक्रेटिक है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द टर्म डेमोक्रेटिक in the preamble encompasses not just political democracy but also social and economic democracy। यानी कहने वाली बात यह है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल तरीके से ही आपके पास डेमोक्रेसी नहीं है, हम सभी के पास सोशली और इकोनॉमिकली भी डेमोक्रेसी है। बी आर अम्बेडकर ने काफी फोकस किया, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में या बनाने में बहुत बड़ा काम किया है बी आर अम्बेडकर का। तो बी आर अम्बेडकर emphasized the interdependency of liberty, equality, fraternity. This concluding speech to the Constituent Assembly is stating that these principles must function as an inseparable union। Inseparable union का मतलब ये हुआ कि ये तीनों एक साथ ही काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इनको आप अलग अलग तरीके से काम में लगा सकते हो या यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें हमारी कंट्री में हर सिटीजन को एक साथ मिलनी चाहिए। द absence of any one principle, हम लोग इनमें से कोई भी एक चीज का नहीं हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ढंग से डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है। तो वो देखा इन्होंने, द एब्सेंस ऑफ एनी वन प्रिंसिपल अंडरमाइन द पर्पस ऑफ डेमोक्रेसी। अंडरमाइन नहीं, एक तरीके से उसको फुलफिल नहीं कर पाएगा डेमोक्रेसी को, यानी हम कह सकते हैं कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। लिबर्टी विदाउट इक्वलिटी लीड्स टू डोमिनेंस ऑफ बाय अ फ्यू। सपोज करो लिबर्टी है लेकिन इक्वलिटी, तो भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं चल पाएगी। इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी, मान लो इक्वलिटी है बट लिबर्टी नहीं है। तो कहने वाली बात यह है कि तीनों ही चीजें होनी चाहिए, तभी प्रॉपर तरीके से डेमोक्रेसी होगी। अगर कोई भी चीज नहीं मिल पा रही है तो हम प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं। देन सुप्रीम कोर्ट 1997 में इन्होंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया, हाईलाइटेड दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम टू एस्टैब्लिश अ सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दैट एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल सिटीजन। कहने वाली बात यह है कि सभी लोगों को जस्टिस मिले, ये सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में बताया था। और जो जस्टिस है वो कौन कौन सी चीज, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, तीनों तरीके की। और ये प्रेमबल बताया हम लोगों को, तो उसका देखना है। अगली चीज है रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है। रिपब्लिक मतलब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम कैन ईदर बी अ मोनार्की और रिपब्लिक। कैसे, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम मोनार्की भी हो सकता है, रिपब्लिक भी हो सकता है। रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया और मोनार्की का मतलब क्या हो गया, वो समझेंगे हम लोग। तो पहले देखो मोनार्की। मोनार्की का मतलब होता है कि एक ऐसा सिस्टम जहां पे डिसीजन एक किंग ले। देखिए, द हेड ऑफ स्टेट फॉर एग्जांपल किंग और क्वीन इनहेरिट द पोजीशन थ्रू सक्सेशन एज इन ब्रिटेन। यानी एक फैमिली का पर्सन या कोई एक समुदाय का इंसान, उसका उसमें उसका फादर, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, इस तरीके से इनहेरिट कर रहे हैं पोजीशन को, तो हम उसे मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। नहीं, जहां पर भी इनहेरिटेंस होगा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि अपना उत्तरदायित्व या अपना कार्यभार अपने ही परिवार के किसी इंसान को सौंपा जाए, तो उसे बोलते हैं इनहेरिटेंस। और ऐसा सिस्टम अगर वो अपने आप को उस कंट्री का उत्तराधिकारी मान के कंट्री को रन कर रहा है, तो उसे हम बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। तो रिपब्लिक क्या होता है वो देखिए। रिपब्लिक का मीनिंग होता है हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। हेड ऑफ स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा। मोनार्की में क्या था कि इलेक्शन नहीं है, एक परिवार का इंसान ही अपने आप ही वो इंसान बन जाएगा अगले वारिस कंट्री का। लेकिन
रिपब्लिक में क्या होता है, द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड, इलेक्शन होगा। अब वो बात अलग है कि इलेक्शन डायरेक्टली भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी हो सकता है। डायरेक्टली का मतलब कि हर इंसान, कंट्री का हर सिटीजन उस पर्सन के लिए वोट करे, या फिर इनडायरेक्टली का मीनिंग हो गया कि हम कुछ लोगों को चूज करेंगे, वो लोग आपस में से अपने में से किसी एक इंसान को कंट्री का लीडर चुन लेंगे। जैसा कि हमारी कंट्री में होता है, हम लोग एमपी को चूज करते हैं, यानी हम लोकसभा के इलेक्शन में वोट डालते हैं, और जो लोग भी जीतते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर, मेजोरिटी पार्टी डिसाइड करती है कि कंट्री का पीएम किसको बनाना है। ठीक है, तो वो भी तरीका हो गया, और ये रिपब्लिक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने बस सिस्टम जो है वो इनडायरेक्टली फॉलो किया हुआ है इसका, लेकिन ये अपने आप में कहलाएगा रिपब्लिक ही कहलाएगा। तो अभी उसने क्लियर कर भी दिया है कि इंडिया एज अ रिपब्लिक, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। कैसे है, हैज एन इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट, क्योंकि हमारी कंट्री में इलेक्शन होते हैं हेड ऑफ स्टेट के लिए। तो हेड ऑफ स्टेट नॉमिनल कौन होता है, प्रेसिडेंट, और रियल में कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। तो दोनों ही चीजों के लिए हमारी कंट्री में इलेक्शन हो रहे हैं। तो बोला जा रहा है कि इलेक्टेड किया जाता है हेड ऑफ स्टेट को, जो कि प्रेसिडेंट होता है, चूज इनडायरेक्टली फॉर 5 ईयर टर्म, और इसको इनडायरेक्टली मतलब कि हर एक इंसान वोट नहीं करेगा इसके लिए। जैसे कि आप जानते भी हो, हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के भी जो इलेक्शन होते हैं उसमें आम पब्लिक भाग नहीं लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि इस इलेक्शन में पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं करती है, तो इलेक्शन होगा इनडायरेक्ट। और कितने साल के लिए होता है, तो 5 सालों के लिए। आप जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट जो कैंडिडेट होता है वो 5 ईयर होता है। देन बात करते हैं हम, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक ऑल्सो सिग्निफाई, रिपब्लिक होना और क्या बताता है। पहली चीज बताता है पॉलिटिकल सोवरेनिटी। पॉलिटिकल सोवरेनिटी का मीनिंग क्या है, अथॉरिटी रिजाइड विद द पीपल नॉट अ हेरिटेड रूलर, कि हमारी कंट्री में जो पावर होगी वो किसी पॉलिटिकल या फिर किसी मोनार्कियल फैमिली के पास हेरिट करके नहीं आएगी, यानी उसी जनरेशन में ये मूव नहीं होगी। कंट्री में सुप्रीम अथॉरिटी जो होगी, जो पावर होगी, वो पब्लिक के पास होगी, यानी पब्लिक डिसाइड करेगी किसको अथॉरिटी देनी है और किसको अथॉरिटी नहीं देनी है। तो वोटिंग सिस्टम हो गया, जैसे हम वोटिंग सिस्टम बोलते हैं वही है। अगली चीज है जस्टिस। जस्टिस हो गया न्याय। कौन कौन सा न्याय और किस तरीके का न्याय किन लोगों के लिए रिक्वायर्ड होगा, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे। द preamble defines justice is a three dimension। जस्टिस के, या फिर जस्टिस 3 क्षेत्रों में होनी चाहिए। जस्टिस के डायमेंशन है, आयाम होनी चाहिए 3। कौन कौन सी जस्टिस होनी चाहिए, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। और ये तीनों प्रकार की जस्टिस इंसान को कैसे मिल पाएगी, ये मिल पाएगी फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के थ्रू। इसीलिए आप देखते हो कि हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स भी मिलेंगे, और डीपीएसपी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आपको मिलेगी। और ये दोनों ही चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारी कंट्री में जस्टिस प्रॉपर्ली काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो देखिए, सोशल जस्टिस की बात करते हैं हम लोग। सोशल जस्टिस में कौन कौन चीजें आती है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स की डिसीजन। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान से, जो भारत का सिटीजन है, जो हमारे देश का सिटीजन है, उसके साथ बिना भेदभाव के, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन यानी विदाउट भेदभाव के, इक्वल बिहेवियर किया जाए। अब भेदभाव मोस्टली कौन से आधारों पर बैन किया गया है, तो वो आधार है कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन और सेक्स। यानी किसी भी पर्सन के साथ इन आधारों पर भेदभाव नहीं किया सकता है। और जो लोग कानून के जानकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, वो समझते हैं कि जब बोला गया है कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, तो इसके बाद ये भी समझ में आती है कि इनके अलावा किसी और बेसिस पर भेदभाव किया जा सकता है। तो वो हम लोग आगे समझेंगे, बट अभी के लिए समझिएगा कि सोशल जस्टिस हर किसी को मिले, और किसी भी पर्सन को ऑन रिलीजन, कास्ट, रेस, इस वजह से डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। देन सेकंड चीज क्या है,
रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस, रिमूवल ऑफ प्रिविलेजेस मतलब जिन लोगों को एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहे हैं सोसाइटी में फॉर एनी ग्रुप एंड efforts to uplift disadvantaged communities like SC, ST, OBC and women। कहने वाली बात यह है कि ऐसा ना हो कि कुछ लोगों को एक्स्ट्रा फायदा मिल जाए और इन फायदा नहीं मिल पा रहा। जिन लोगों को SC है, ST है, OBC और फीमेल है, दोनों को इक्वल जस्टिस मिलनी चाहिए, ये मोटिव है। तो एक तो हो गया सोशल जस्टिस, दूसरा है इकोनॉमिक जस्टिस। अब इकोनॉमिक जस्टिस हम समझते हैं हम लोग क्या है। अगर वो इकोनॉमिक आ ही गया है तो मतलब ये हुआ कि मनी से जुड़ी हुई बातें होंगी, यानी जिससे वेल्थ या फिर हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मनी रिलेटेड एक्टिविटी, उन सभी की यहाँ पे बात हो रही हो। एलिमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज एंड ensuring equality in wealth, income and property distribution। कहने वाली बात ये की जा रही है कि इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब ये हुआ कि डिफरेंसेस है, डिस्पैरिटीज है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज मतलब कुछ लोग बहुत रिच है, कुछ लोग बहुत कम रिच है ना, गरीब लोगों की बात कर सकते हैं हम लोग। तो उनमें डिफरेंसेस है वो धीमे धीमे कम करना है। धीमे धीमे से एकदम से कम हो नहीं पाएगा, तो एटलीस्ट तो रिड्यूसिंग वे में होना चाहिए डिफरेंस, aimed at bridging the gap between the rich and poor for the fairer society। तो बताना चाहते हैं ब्रिज, ब्रिज नहीं हमें भर देना है, जो गैप है पुअर और रिच के बीच का, उस गैप को फुलफिल कर देना है। ये बात यहाँ पे सोची जा रही है, किसके थ्रू? इकोनॉमिक जस्टिस के थ्रू। फिर हम बात करते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय क्या है? इक्वल पॉलिटिकल राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, हर किसी पर्सन के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट्स होने चाहिए। इक्वल एक्सेस टू पॉलिटिकल पोजीशन एंड इक्वल वॉइसेस इन गवर्नमेंट। अब देखो ये होता है नहीं होता अलग बात है, लेकिन हम समझना ये कि हाँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो परमिट करता है इक्वल पॉलिटिकल पोजीशन, हर किसी को बराबर अवसर मिल सकते हैं पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने और काम करने के लिए। सिमिलरली इक्वल वॉइस इन गवर्नेंस, और हर किसी की बातों को सुना जाएगा गवर्नेंस के फील्ड में। गवर्नेंस मतलब न्याय किस तरीके से प्रशासन को चलाया जा रहा है, उसमें हर किसी की बात सुनी जाएगी। हकीकत में जो होता है ऑफिशियली मतलब की ये है कि हर किसी की बातों को सुना जाएगा। Then the concept of justice, social, economic and political, is inspired by the Russian Revolution 1917। ना कोई पूछे कि ये जो बात की जा रही है जस्टिस की, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिया गया? तो ये लिया गया है रशियन रेवोल्यूशन से। कब हुई रशियन रेवोल्यूशन? 1917। अगला है लिबर्टी। लिबर्टी की अगर हम बात करते हैं तो लिबर्टी रेफर्स टू फ्रीडम, यानी फ्रीडम को बताता है from unnecessary restrictions on individual actions while ensuring opportunities for personal growth। इसका मतलब ये है कि हर किसी को फ्रीडम है, उसके ऊपर कोई अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हर एक इंडिविजुअल पर्सन अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए काम कर सकता है, क्योंकि इसको रोकेगा नहीं ना ग्रोथ करने से। यही एक डेमोक्रेटिक कंट्री सिस्टम है, यहाँ पे आप जितना ग्रोथ करना चाहते हैं कर सकते हैं। The preamble guarantees liberty to all citizens in matter of thoughts, expressions, belief, faith and worship। तो बताया जा रहा है कि हर एक इंसान को फ्रीडम है, लिबर्टी है इन पर काम करने के लिए, थॉट्स, एक्सप्रेशन, वर्शिप, है ना, पूजा पाठ करते हैं। These freedoms are protected by fundamental rights enforceable through the courts। और अगर मान लीजिए कोई राइट्स नहीं दिया, कोई नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, यहाँ अप्लाई केस फाइल कर सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। Liberty is essential for the effective functioning of democracy, but it is not absolute। ध्यान रखिएगा, लिबर्टी होना बहुत जरूरी है, यानी फ्रीडम, स्वतंत्रता होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि मान लीजिए आपने बोला कि मुझे घूमने फिरने की लिबर्टी है, और आप मान लीजिए कि इंडिया के प्रेसिडेंट हाउस में घूम रहे हो कि हम घूमने आए हैं, ये सरकारी ऑफिस है, घूमने आए नहीं, तो ये जो राइट है, जो अधिकार है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब इनके ऊपर कोई रोक टोक ना हो, ऐसा नहीं है, इनके ऊपर लिमिटेशंस है। तो वही चीज लिखी थी कि इट मस्ट बी एक्सरसाइज्ड विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड लिमिटेशन, यानी जो ये राइट या अधिकार आपको मिले हुए हैं, इनको आप प्रयोग कर सकते हो, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस है, यानी उनका एक फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंग ही इनको यूज करना है।
तो द आइडिया ऑफ लिबर्टी, हम बात करें लिबर्टी का आइडिया कहाँ से आया होगा। द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल आर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये सब कुछ बुक में दिया हुआ है, 9th 10th की एनसीईआरटी के अंदर आप पढ़ेंगे तो कि जो ये आइडिया है फ्रेटर्निटी का, इक्वलिटी का, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। 1979 से, वो 1939 से 19 सॉरी 1789 से लेकर 1790 में जो हुआ था। अगला है इक्वलिटी। सभी लोग इक्वल हैं। इक्वल कैसे, किन किन फील्ड में, वो समझेंगे हम लोग। इक्वलिटी मीन्स द अब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस। हम इसे ऐसे बोलते हैं कि यार सभी, मान 10 लोग खड़े हैं, 10 लोगों में से अगर किसी एक को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल गया तो मतलब ये बात है कि इक्वलिटी तो नहीं है। अगर मान लीजिए किसी भी जगह पे स्पेशल बेनिफिट या स्पेशल प्रिविलेज किसको मिल ही नहीं था, अलग से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो मान लो इक्वलिटी। तो वही बोला जा रहा है कि इक्वलिटी का मीनिंग ही ये होता है कि वहां पे स्पेशल प्रिविलेजेस यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट अपसेट हो ही ना, फॉर एनी ग्रुप, दैट द प्रोविजन ऑफ फेयर अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इंडिविजुअल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। जहां पर किसी भी जगह के लोगों के पास बिना डिस्क्रिमिनेशन के, बिना भेदभाव के इक्वल तरीके से काम करने की यहाँ पे फ्रीडम होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे है इक्वलिटी। तो वो क्या बताएगा हमको, वो सिग्निफाई करेगा इक्वलिटी को। देन इक्वलिटी कितने टाइप की हो सकती है, तो वो है सिविक इक्वलिटी। जब हम बात करते हैं सिविक इक्वलिटी का मतलब, अब यहाँ पे कुछ आर्टिकल दे दिए गए हैं, इन आर्टिकल पे फोकस नहीं करना है क्योंकि हम इसको अलग से पढ़ाएंगे आर्टिकल्स को, यानी आर्टिकल 14, 15, 16, ये सारे आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तुलना की बात ये है कि हर एक इंसान को इक्वल होने, इक्वलिटी का राइट दिया है। और ये इक्वलिटी कई तरीके हो सकती है, जो कि हम फंडामेंटल राइट है, हम लोग इसको डिटेल में पढ़ रहे होंगे। अगला है पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल में दिया गया है। आर्टिकल 325 है, आर्टिकल 326 है ना। किसी भी इंसान को ऐसे डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे कोई भी, किसी भी कास्ट से सेक्स से बिलोंग करता है ना, किसी को वोटिंग का राइट है, वो ये कुछ बातें हैं। अगला है इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसका मीनिंग ये है कि मेल फीमेल कोई भी हो, उसके अपनी लाइफ के लिए अर्निंग करने का राइट, यानी लाइवलीहुड के लिए, जिंदा रहने के लिए वर्क करने का राइट है। और अगर वर्क कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगी, यानी पेमेंट उसका होगा, ये राइट है। ठीक है, अब इसी में अगला वर्ड है फ्रेटर्निटी। का मीनिंग होता है ब्रदरहुड। तो फ्रेटर्निटी रेफर्स टू सेंस ऑफ ब्रदरहुड अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। हम सभी बराबर हैं, भाई बहन की टाइप की है, तो ब्रदरहुड। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन फोस्टर दिस स्पिरिट थ्रू द प्रोविजन लाइक सिंगल सिटीजनशिप। और ये सभी लोग इक्वल है, ब्रदरहुड है, इसके लिए क्या किया गया है, हमारी कंट्री में सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि हर इंसान भारत देश का सिटीजन है। अब आपको लग रहा हो कि अगर हम भारत के नहीं है तो भारत के तो नहीं, तो बाकी जगहों पे क्या होता है, बाकी जगहों पे क्या होता है, जैसे अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में एक व्यक्ति अमेरिकन सिटीजन भी होता है, साथ ही जगह पे स्टेट यानी जहाँ से वो बिलोंग करता है तो वहाँ का सिटीजन भी माना जाता है। यानी हमारे पासपोर्ट पर सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लिखा होता है, जबकि अमेरिका सिटीजन का अगर आप पासपोर्ट चेक करेंगे तो वहाँ पे आपको उनके स्टेट का नाम देखने को मिल रहा होगा। तो वहाँ पे स्टेट को अलग तरीके से नाम जानते हैं, ग्रुप आप बोल सकते हो। कहने वाली बात ये है कि वहाँ पे एक तरीके से पर्सनल सिटीजन होता है, स्टेट का भी और कंट्री का भी। हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंट्री को मेंशन करते हैं, इसी को बोलते हैं सिंगल सिटीजन। और सिंगल सिटीजन का मतलब ये भी है कि जितनी किसी के पास भारत की सिटीजनशिप होती है, उसे किसी और दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप देना अलाउड नहीं होता है। अगर ऐसा करते हैं तो एक जगह की सिटीजनशिप खत्म हो जाती है। ये भी कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं क्योंकि ये टॉपिक प्रियम्बल है। फुल कुल मिला के पूरे टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। देन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो 51A में दी गई। एक इंडियन सिटीजन को अपने कंट्री के लिए काम करने चाहिए, और जो वो काम करे इसी को हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज बोलते हैं। क्यों जरूरी है सब कुछ करना, जिससे लोगों में हार्मनी बनी रहे, कॉमन सेंस ऑफ ब्रदरहुड में, कोई अपने आप को रिलीजन, कास्ट, क्रीड की वजह पर डिस्क्रिमिनेट फील ना कर चीज की। देन है गोल्स ऑफ फ्रेटर्निटी।
गोल्स क्या है? तो पहला डिग्निटी को मेंटेन करना हर इंसान के डिग्निटी वगैरह फंडामेंटल को मिल पा रहे हैं कि नहीं मिल पा रहे हैं, डीपीएस फॉलो हो रही है कि जो फीमेल को वोटिंग राइट मतलब बाकी राइट के बारे में, ये सब कुछ। देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तो ये तो है ही, देश की अखंडता एकता बनाए रखनी है ना, एकता और अखंडता। इसका मतलब जो कंट्री को डिसइंटीग्रेट तोड़ने जो भी लोग हैं उनको उनसे हमको फाइट करनी है। तो लिखा हुआ है फोकस ऑन मेंटेनिंग टेरिटोरियल एंड साइकोलॉजिकल यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी टेरिटोरियल यानी जितने भी क्षेत्र हैं भूभाग है, यूपी राजस्थान एमपी, इन सभी को जोड़ देना और साइकोलॉजिकल यानी दिमाग में भी कुछ। then reinforced by the addition of the term integrity to the preamble by the 42nd Constitutional Amendment। तो हमने पढ़ा था ऊपर पहले कि कुछ शब्द जोड़े गए थे 42nd Constitutional Amendment से, उसमें से एक और जो लास्ट बचा वो क्या है, इंटीग्रिटी है। इंटीग्रिटी यानी एकता एक तरीके से आपस में जुड़े हुए हो। तो नेशनल इंटीग्रेशन है कैसे है कि हमारी कंट्री जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्टेट मिलकर क्या बनाया गया है, कंट्री बनाया गया है। पर हालांकि यहाँ पे भी दो तरीके का होता है, होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर वाला है। बट आपको ध्यान देना है कि हमारी जो कंट्री है वो अलग अलग स्टेट्स को मिलाकर देश बनाया गया है। जहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं, दूर कर देते हैं, फिर हटा देते हैं लिंग्विस्टिक डिवीजन, है ना, टेंडेंसीज अलग अलग इर्रेस्पेक्टिव टेंडेंसीज जो अलग लोगों की अलग होती है, उनको हम प्रमोट नहीं करते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में केएम मुंशी क्या कहते हैं, पर्सपेक्टिव ऑफ केएम मुंशी। केएम मुंशी क्या मान रहे हैं हमारे प्रेमबल के बारे में या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टिंग कमेटी, तो पहली चीज में समझेंगे हम लोग कि केएम मुंशी है कौन। तो केएम मुंशी वो पर्सन है मुंशी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी जो हमने कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो 389 मेंबर्स की बात अगर स्टार्ट में उन्हीं में से एक। Munshi explained that ensuring dignity means the Constitution uphold material well-being while fostering a democratic framework that respects individual sacredness। इसका मतलब ये हो गया कि जब हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या फिर जो फ्रेमवर्क है, जब वो रन होगा तो उसमें ध्यान रखा जाएगा कि हर एक इंसान की व्यक्तिगत गरिमा बनी रहे, है ना, उनकी इंटीग्रिटी हार्म ना हो और कंट्री में सभी लोगों को एक साथ ठीक तरीके से फॉलो किया जा सके। तो ये के मुंशी का नाम ध्यान रखना आप, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर रहे हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी अपने आप में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक पार्ट रहा है, ठीक है। देन है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेमबल। अगली चीज हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी प्रेमबल का सिग्निफिकेंस क्या है। आज की क्लास हम इतने रखेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेमबल हम अगली क्लास में करेंगे। अगली क्लास का मैसेज में डाल दूंगा जिस दिन रहेगा, है ना, अगर कल टाइम रहा तो कल रख देंगे, नहीं तो आपको मैसेज मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ तो समझ आया सभी लोगों को? एक बार ये बता दो सभी लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए? प्रभजोत, पूनम, नीरू, हाँ ठीक है, आप तो है। हाँ जी, बाकी लोग प्रभजोत हो, पूनम, चलो कोई नहीं, ठीक है, रिकॉर्डिंग अपलोड कर देंगे इसकी, बस मैं देख लीजिएगा। ओके देन, थैंक यू, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।